प्राची ए कपूर। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं सीए फाउंडेशन लेवल पे ऑल इंडिया 9th रैंक होल्डर और सेंट्रल जोन टॉपर रह चुकी हूँ। और आज आप पढ़ेंगे मेरे साथ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की सेटिंग कैटेगरी जो है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक करना ना भूलें और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की दो कैटेगरीज होती हैं, एक होते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और एक होते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस मतलब ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो इमर्ज किए हैं सालों से फॉलो की जाने वाली बिजनेस प्रैक्टिसेस की वजह से। और हाँ, इनको चेंज भी किया जा सकता है। अगर इनको चेंज करने से अकाउंट्स आपके ज्यादा अंडरस्टैंडेबल बनेंगे और प्रेजेंटेबल बनेंगे। ठीक है, तो देखिए, शुरू करने से पहले शर्मा जी की स्टोरी का रिकैप कर लेते हुए, अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे हैं तो आप शर्मा जी की स्टोरी से वाकिफ ही होंगे। तो आपने देखा होगा कैसे शर्मा जी की स्टोरी हमारे लिए हर कॉन्सेप्ट को कितना ही आसान बना देती है। तो चलिए फटाफट से शर्मा जी की स्टोरी को एक बार दोबारा से रिकैप कर लेते हैं। तो देखिए, ये हैं शर्मा जी, ठीक है, और इन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट करके एक बिजनेस स्टार्ट किया है जिसका नाम है शर्मा's क्लोथिंग। बिजनेस के लिए इन्होंने कुछ फिक्स्ड एसेट्स खरीदे, क्लोथ्स खरीदे, और इन्होंने सोचा कि वो एक बैंक में 5 इयर्स की एफडीबी बनाएंगे बिजनेस की। फिर उन्होंने एक 5 इयर्स का बैंक लोन लिया बिजनेस के लिए। कस्टमर्स को बुलाने के लिए उन्होंने टीवी में ऐड की, और जैसे ही उनकी शॉप खुली तो लोगों की भीड़ लग गई। तो उन्होंने बहुत सारी कैश सेल्स करी और कुछ सेल्स उन्होंने क्रेडिट पे भी करी। जब उनका स्टॉक कम पड़ने लगा तो वो अपने वेंडर के पास गए, बंडीज क्लोथिंग होलसेल मार्ट, और वहां से उन्होंने क्लोथ्स परचेज किए, जिसके लिए उन्होंने 45,000 कैश पे किया और 45,000 उन्होंने क्रेडिट परचेजेस करी। ठीक है, तो अब इस स्टोरी को दिमाग में रखते हुए चलिए हम शुरू करते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो हमारी फर्स्ट अकाउंटिंग कन्वेंशन है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। तो देखिए, हमने देखा कि शर्मा जी ने कैपिटल कंट्रीब्यूट करके अपना बिजनेस स्टार्ट किया जिसका नाम उन्होंने रखा शर्मा's क्लोथिंग। तो शर्मा जी के पास से तो पैसा गया, बट बिजनेस के पास पैसा आया। तो आप जब अकाउंटिंग करेंगे तो आप क्या दिखाएंगे कि पैसा गया है कि आया है? तो देखिए, हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से करते हैं, ना कि उसके ओनर के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, और बिजनेस को और उसके ओनर को दो सेपरेट और डिस्टिंक्ट एंटिटीज माना जाता है, और इसी को बोलते हैं बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, राइट। और अकाउंटिंग जो होगी वो होगी बिजनेस के एंगल से, ना कि उसके ओनर के एंगल से। नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल का मतलब है कि हम बुक्स में उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जो मनी के टर्म्स में मेजरेबल है। हम बुक्स में ये नहीं दिखाएंगे कि शर्मा जी ने 2 बॉक्सेस ऑफ क्लोथ्स खरीदे या एक ट्रक ऑफ क्लोथ्स खरीदे। आप खुद ही सोचिए, अगर ऐसा दिखाया जाएगा तो प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा मनी के टर्म्स में? अगर सारी चीजें अलग अलग यूनिट्स में एक्सप्रेस की जाएंगी तो प्रॉफिट निकालना पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, राइट। तो इसीलिए वही ट्रांजैक्शंस बुक में रिकॉर्ड की जाती हैं जो मनी के टर्म्स में मेजर की जा सकती है, राइट। नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। तो देखिए, शर्मा जी ऐसा भी कर सकते हैं कि जब वो बिजनेस बंद करने जा रहे हैं तब वो पूरा पता लगाएं कि पूरे लाइफ टाइम में उनके बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ, बट ऐसा होता नहीं है। हर साल के एंड में एक आपके अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, राइट। और हम पूरी लाइफ ऑफ द एंटरप्राइज को छोटे छोटे पीरियड्स, मतलब यूजुअली 1 ईयर में हम ब्रेक कर लेते हैं। इस पीरियड को हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। जैसे इंडिया में अकाउंटिंग पीरियड होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो अब लाइफ, एंटरप्राइज की लाइफ को स्मॉलर पीरियड्स में क्यों डिवाइड किया जाता है? इसलिए डिवाइड किया जाता है जिससे कि जो बिजनेस के ओनर्स हैं उनको हर साल के एंड में पता चलता रहे कि उनके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, और उनको फ्यूचर की प्लानिंग करने में हेल्प मिल पाए कि फ्यूचर के लिए उनको कितना स्टॉक खरीदना है, और वेरियस अदर डिसीजंस, राइट।
और ऐसे ही बैंक्स जिन्होंने बिजनेस में पैसा लगा रखा है, उनको जानना होता है कि उनका कहीं पैसा डूबने तो नहीं वाला है, राइट। तो इसलिए उनको भी पीरियोडिकली जानना होता है कि बिजनेस ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और गवर्नमेंट को तो ऑफ कोर्स हर साल के एंड में टैक्सेस कलेक्ट करने हैं। तो इसीलिए बिजनेस की लाइफ को जो है छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड कर दिया जाता है। इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जो भी बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है और जो इंफॉर्मेशन यूजर्स को डिसीजन लेने में हेल्प करेगी, उसको आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिपोर्ट करेंगे। सपोज करिए आपकी 2020 में 2019 की 1/3 सेल, ठीक है। तो अब सबको जब कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेगा 2019 और 20 की, तो वो तो सोचेगा कि बिजनेस बहुत ही खराब चल रहा है, इसीलिए 2020 में इतनी कम सेल हुई है। बट अगर आप नीचे एक डिस्क्लोजर दे देंगे, एक आप रिपोर्ट कर देंगे कि हाँ भाई जो सेल्स कम हुई है वो कोविड की वजह से हुई है, तो कोई भी समझेगा कि हाँ कोविड में तो मैक्सिमम टाइम 2020 में तो लॉकडाउन लगा हुआ था, तो इस वजह से सेल्स कम हुई है और ये एक अनयूजुअल चीज है, ये हमेशा नहीं रहने वाली है, राइट। तो यूजर्स को डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी। तो इसी को बोलते हैं फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, राइट। There should be a complete and understandable reporting on the financial statements of all significant information relating to the economic affairs of the entity. मटीरियलिटी प्रिंसिपल। मटीरियलिटी प्रिंसिपल का मतलब है कि जो भी आइटम्स मटेरियल हैं बिजनेस के लिए, ठीक है, और आपको लगता है कि वो आइटम्स की इंफॉर्मेशन यूजर्स को बताना, इन्वेस्टर्स को बताना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो यूजर्स के, इन्वेस्टर्स के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो आप ऐसे आइटम्स को अलग से डिस्क्लोज करेंगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अब ये मटेरियल आइटम्स क्या होते हैं? तो सपोज करिए शर्मा क्लोथिंग की 2 लाख की खाली सेल है और उन्होंने 1 लाख का रिपेयर्स पे खर्चा कर दिया, ठीक है, दुकान की रिपेयर वगैरह पे 1 लाख का खर्चा कर दिया, तो क्या इसको मटेरियल बोलेंगे? बिल्कुल मटेरियल बोलेंगे, क्योंकि इतनी कम रेवेन्यू के सोर्सेज हैं बट खर्चा इतना बड़ा, राइट। बट अगर यही जैसे बंटीज क्लोथिंग मार्ट की जैसे 2 करोड़ की सेल होती, ठीक है, और वो 1 लाख रिपेयर पे खर्च कर देता, ठीक है, तो भाई समझ में आता है कि हाँ इतना बड़ा बिजनेस है तो चलो रिपेयर्स की जरूरत पड़ सकती है क्योंकि इतना बड़ा सेटअप है, तो 1 लाख कोई बड़ी बात नहीं है, तो उस केस में डिस्क्लोजर करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। बट अगर 2 लाख पे 1 लाख के रिपेयर्स हो रहे हैं तो हाँ वो तो जरूरी मटेरियल है, राइट। तो इसी को बोलते हैं मटेरियलिटी प्रिंसिपल। प्रूडेंस प्रिंसिपल। प्रूडेंस प्रिंसिपल का मतलब है कि हम अकाउंट्स में सारे लॉसेस के लिए प्रोविजन बनाएंगे पहले से। अगर हमें लग रहा है फ्यूचर में हमें कोई भी लॉस होने वाला है तो हम पहले से ही उसके लिए प्रोविजन बना के चलेंगे। लेकिन अगर हमें लग रहा है कि कोई प्रॉफिट होने वाला है, सपोज हमने बहुत ज्यादा मार्केटिंग करी और हमें लग रहा है अगले साल तो हमारी बहुत ही अच्छी सेल होगी तो और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, तो हम ऐसे प्रॉफिट को हम बुक्स में पहले से नहीं दिखाएंगे, राइट। हम बहुत ही कॉन्जर्वेटिव अप्रोच लेके चलेंगे कि हम लॉसेस के लिए तो सारे प्रोविजंस बना रहे हैं बट हम प्रॉफिट्स को एंटिसिपेट नहीं करेंगे, राइट। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल का मतलब होता है कि आपने जो भी बिजनेस के लिए एसेट्स अक्वायर किए हैं उनको बुक्स में आप उस वैल्यू पे दिखाएंगे जिस वैल्यू पे आपने उनको, जिस प्राइस पे आपने उनको खरीदा है, ठीक है। और अगर फ्यूचर में उनका प्राइस चेंज होता रहता है तो उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, राइट। तो सपोज करिए कि शर्मा जी ने एक सोफा खरीदा था 10,000 रुपए का, ठीक है, और 2 साल के बाद उसकी वैल्यू और उस पे 1,000 का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया हर साल, तो उसकी वैल्यू 2 साल के बाद हो गई 8,000 रुपए, राइट। और मार्केट प्राइस है उस सेकेंड ईयर के बाद 7,000 रुपए का, तो अब आप डेप्रिसिएशन किस वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे थर्ड ईयर में, 8,000 रुपए पे कि 7,000 रुपए पे? आप कैलकुलेट करेंगे 8,000 रुपए पे,
मतलब कि जो भी अकाउंटिंग की जाएगी वो हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे ही की जाएगी। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब वो प्राइस जो एसेट को अक्वायर करने के लिए स्पेंड किया गया है, राइट। इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट। तो जैसे हमने अक्रूवल कॉन्सेप्ट पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि जो भी रेवेन्यूज और कॉस्ट होते हैं हम उनको तब बुक्स में रिकग्नाइज करते हैं जब वो ट्रांजैक्शंस एंटर की जाती हैं, ना कि जब कैश रिसीव या पे किया जाता है। तो इसी तरीके से होता है रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट। तो रेवेन्यू को भी हम तब मानते हैं कि वो रियलाइज हुई है जब ट्रांजैक्शन एंटर की हुई है, ना कि जब आपके कोई कैश रिसीव हुआ है, राइट। तो सपोज करिए कि शर्मा जी ने मई 2020 में 10,000 रुपीज के गुड्स सेल किए, राइट। लेकिन उनके लिए उनको फेब 2020 में ही 5,000 रुपीज मिल गए थे, ठीक है। और बाकी 5,000 रुपीज उनको मिलेंगे अप्रैल 2021 में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम उनको किस ईयर की सेल मानेंगे? हम उसको 1920 की सेल मानेंगे या 2021 की सेल मानेंगे, या फिर हम उसको 21-22 की सेल मानेंगे? हम उसको सेल मानेंगे 2021 की, ठीक है, क्योंकि ये 2021 की सेल है जिसके लिए हमें कुछ अमाउंट पहले मिल गया था और कुछ अमाउंट बाद में मिल रहा है, बट सेल ये 2021 की ही है, राइट। तो रेवेन्यू इज कंसिडर्ड टू have been realized when a transaction has been entered into and not when the amount is received. Okay. मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जो भी रेवेन्यूज हैं एक साल, मतलब किसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड की, उस रेवेन्यू से एसोसिएटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, उनको उसी सेम अकाउंटिंग ईयर में दिखाया जाएगा, ठीक है। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि आपको बिल्कुल करेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पता चल पाती है और बिजनेस की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन पता चल पाती है, राइट। इसी को हम बोलते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। आप जब आगे हम पहुंचेंगे फर्दर आगे के चैप्टर्स में, तो आप देखेंगे कि इस मैचिंग प्रिंसिपल की कितनी इंपॉर्टेंस है, और ये मैं आपको तभी बताऊंगी, राइट। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसमें हम रेवेन्यूज को और उनसे एसोसिएटेड एक्सपेंसेस को मैच करते हैं, राइट। ड्युअलिटी प्रिंसिपल। ड्युअलिटी प्रिंसिपल का मतलब होता है कि बिजनेस जो भी ट्रांजैक्शन एक एंटरप्राइज करता है उसकी दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट एस्पेक्ट और एक क्रेडिट एस्पेक्ट, और ये दोनों इक्वल होते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है कि शर्मा's क्लोथिंग के लिए एक सोफा खरीदा गया 10,000 रुपीज का, ठीक है। तो शर्मा's क्लोथिंग के पास एक सोफा तो आया 10,000 की वैल्यू का, लेकिन उसके लिए उनको कैश भी पे करना पड़ा, राइट। तो डेबिट क्या हुआ? व्हाट कम्स इन फर्नीचर, और क्रेडिट क्या हुआ? कैश, राइट, जो बिजनेस के पास से गया। वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है कि सारी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस जो आप बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप उनको बुक्स में तभी रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर उन ट्रांजैक्शंस के लिए आपके पास कोई एविडेंस है। आप खुद ही सोचिए कि अगर कोई एविडेंस ही ना हो तो फिर तो कोई भी कुछ भी दिखाता रहेगा। वो दिखाएगा कि उसके अगर 1,00,000 रुपए की सेल हुई तो वो दिखाएगा कि 2,00,000 रुपए के खर्चे ही हो गए, राइट। और जिससे कि लॉस दिखा देगा 1,00,000 रुपए का, जिससे कि बिजनेस का कोई टैक्स ही ना देना पड़े, राइट। तो आप कोई भी ट्रांजैक्शन को ऐसे ही बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। जब आप एक ट्रांजैक्शन को तभी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर उनके लिए आपके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो, जैसे कि कोई बिल हो, कोई इनवॉइस हो, कोई रिसीट हो, राइट। तो इसको बोलते हैं वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट।
और यहाँ पे हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स खत्म होते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।